जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन इश्यूज के हवाले से, दो तीन मौज़ूआत के हवाले से सवालात उठाएंगे। सबसे पहले एक तो इमरान खान ने हुकूमत को जो 6 दिन की डेडलाइन दी थी, आज उसका आखिरी दिन, छठा दिन भी खत्म हो गया और इमरान खान ने कहा था कि 6 दिन की डेडलाइन के बाद वो ऐलान करेंगे कि लॉन्ग मार्च कब किया जा रहा है। तो क्या इमरान खान कल लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे या अपने लॉन्ग मार्च 2 के ऐलान के लिए मजीद ताखीर करेंगे, कोई मजीद सोच विचार करेंगे, या जो एक सियासी इस्तिलाह उनके साथ जोड़ी जाती है कि एक यू टर्न लेंगे, तो क्या इस किस्म के कोई मुमकिनात में चीजें शामिल हैं? दूसरी जानिब हुकूमत कह रही है कि लॉन्ग मार्च 2 भी हम नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का आज बयान आया कि जी जो इमरान खान का कल का बयान था उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर लॉन्ग मार्च 2 करती है तो अब जेल टच के लिए तैयार रहे। कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास असलहा था। अब ये इतना बड़ा एतराफ़ है या इतना एक शॉकिंग सरप्राइजिंग किस्म का एतराफ़ था, क्योंकि जाहिर है इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, एक बड़ी सियासी जमात के अभी भी चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, उनकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर। तो इस किस्म का लीडर जब ये एतराफ़ कर ले कि लॉन्ग मार्च में एक पब्लिक गैदरिंग में हमारे लोगों के पास असलहा था, जिसके मुतालिक हुकूमत और दीगर मुखालिफ सियासी जमातें पहले ही ये खदशे का इजहार कर रही थीं कि ये मार्च पुरअमन नहीं होगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम इत्तेहादी शेख रशीद तो इसको खूनी मार्च का नाम दे ही चुके थे। तो इमरान खान के इस दोबारा एक बयान के बाद, जबकि वो लॉन्ग मार्च 2 के लिए तैयार हो रहे हैं, इस एतराफ़ को किस तरह लिया जाए कि लॉन्ग मार्च 1 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास असलहा था और असलहा रखने का मकसद क्या था? क्या कोई मुल्क में खून रेजी हो सकती थी, मुल्क में इंतशार हो सकता था, दंगा फसाद हो सकता था? ये सारे वो सवालात हैं जिनका आज प्रोग्राम में जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग मार्च 2 क्या होगा, नहीं होगा, होगा क्या? आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि कल वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है और इमरान खान बार बार सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि एहतजाज की इजाज़त दी जाए, गारंटी दी जाए, और अगर एहतजाज की सुप्रीम कोर्ट इजाज़त नहीं देता, जमानत नहीं देता, तो फिर हम कोई और स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। अब वो कोई और स्ट्रैटेजी क्या होगी? दूसरी जानिब हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होगी लॉन्ग मार्च के हवाले से, इसी पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे जी। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं, हुकूमत का फेस हैं, ज़ाहिर है मेन फेस हैं, वहाँ से नुमाइंदगी कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, वफाकी वजीर हैं, MNA हैं राना तनवीर हुसैन साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा MNA हैं, मुस्ताफ़ी MNA हैं अमजद अली खान न्याजी साहब, और मुस्ताफ़ी MNA से याद आ गया कि हमने PTI के इस्तीफों की तस्दीक का मामला भी प्रोग्राम में डिस्कस करना है। आप दोनों मेरे गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम। और अमजद न्याजी साहब, पहला सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च 1 में हमारे लोगों के पास असलहा था, तो इसको किस तरह से लिया जाए? आप भी उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा थे, कि आपके पास भी कोई असलहा था? और अब लॉन्ग मार्च 2 करने जा रहे हैं, उससे पहले इस किस्म का बयान आना, तो क्या ये बहुत से चीज़ों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात नहीं क्रिएट कर देता? न्याई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, अगर आप पूरे जो लॉन्ग मार्च हो रहा था उसमें आपने देखा होगा एक दिन पहले और उस दिन भी कि जिस बुरी तरीके के साथ पूरे पंजाब में और सिंध के अंदर लोगों को पकड़ा गया, जेलों में डाला गया, उन पे पर्चे किए गए। इवन आप जब ड्यूरिंग लॉन्ग मार्च जो है किस तरीके के साथ शेलिंग की गई, उन पे रबड़ की गोलियां बरसाई गई और वो शेल मारे गए जो दहशतगर्दों को मारे जाते हैं। रुकावटें, ठीक है, रुकावटें हर एक पार्टी करती रहती है थोड़ा या ज्यादा, लेकिन जिस बेईमाना तशद्दुद का शिकार किया गया, ये पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहली दफा देखा है। प्रोटेस्ट हर पार्टी का हक है और आईने पाकिस्तान इसको हक देता है। और फिर उसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन दिया कि सबको रिहा कर दिया जाए और रुकावटें खड़ी जो है उनको हटा दिया जाए और उनको पुरअमन प्रोटेस्ट करने दिया जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि इस फैसले को भी नहीं माना गया और ये सिलसिला उसी तरह चलता रहा, पूरा दिन चलता रहा। मैं से बड़े अफसोसनाक जो है मनाजिर देखने को मिले। औरतों पे
ऊपर, बच्चों के ऊपर, आम बूढ़ों बुजुर्गों के ऊपर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा हुआ है कि आप रेड जोन में नहीं आ सकते, कोई भी हुजूम रेड जोन में नहीं आ सकता, डी चौक के करीब नहीं आ सकता, यहाँ जलसा जुलूस नहीं हो सकता। मेरी बात सुने ना, खान साहब तो उसमें गए ही नहीं ना, रेड जोन में हम गए थे। हम तो चाह रहे थे कि प्रोमन प्रोटेस्ट करने। इमरान खान साहब तो खुद ऐलान कर रहे थे कि मैं डी चौक पहुंचूंगा। फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। और ये देखे, ये भी आप समझे कि जो खान साहब का इंस्टीट्यूशंस के साथ, कौम के साथ जो वादा है, कि उनका जो यकीन है कि मुल्क के अंदर जो है हमने अपने जो है इदारों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, रूल ऑफ लॉ लेके आनी है, और हमने मुल्क के अंदर इंतशार भी। अच्छा, मुझे उस सवाल का जवाब दे दीजिए अमजद खान साहब। बेपनाह प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर के बावजूद भी खान साहब ने कहा कि नहीं, हम अभी इनको डेट देंगे, हम फिर आएंगे, ताकि हमें जो आज जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है, इससे लॉ एंड ऑर्डर और ना बढ़े। बल्कि उन्होंने कोशिश की कि जो सिचुएशन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई थी पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, कारकुनों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने इस चीज को डिफ्यूज किया। अगर इस बात को कि जी एक चीज को लेके बैठ के जी कि उन्होंने कहा जी कि वेपन थे, नहीं, बिल्कुल मैं नहीं, मेरा चूंकि मुझ पे इवन आपके इंटीरियर मिनिस्टर राणा साहब है, उन्होंने इल्जाम लगाया आपके साथ, आपने भी मुझे देखा है कि जी मैं मियां वाली से एक जो शरीफ लोग थे, अच्छे लोग थे, बिल्कुल उन पे शेलिंग हुई और वो निकल के आए और उन पे जिस तरीके के साथ तशद्दुद भी आ, लेकिन कहा गया कि जी उनके पास वेपन है। नहीं, मैं ये आपको गारंटी से कहता हूँ और श्योरिटी के साथ, किसी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इवन मुझ पे तशद्दुद किया गया, मेल हैंडलिंग। आप मियां वाली के अपने काफले की गारंटी ले रहे हैं। आप मियां वाली, अमजद खान साहब, आप मियां वाली के काफले की गारंटी ले रहे हैं ना कि आप जो काफला लेके आए उसकी भी किसी के पास वेपन नहीं था। लेकिन इमरान खान साहब तो खुद कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब तो खुद कह रहे हैं कि मैंने देखा हमारे लोगों के पास वेपन था। मैं डी चौक में, मुझे देखिए मेरे साथ जो अकला पे जो कुछ हुआ, फिर उसमें थाने जाके, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर थे कि मुझे नहीं पकड़ सकती, लेकिन जो कुछ वहां के जो डीआईजी ऑपरेशंस थे, पिंडी के सीपीओ थे, वहां के लोग थे, जो मैंने जाके हालांकि रिक्वेस्ट की थी कि आप रास्ता खोल दें, और जो कुछ उन्होंने वहां पे किया वो भी मेरे सवाल का जवाब दे दें, मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो इमरान खान का एतराफ है, डी चौक में जो तशद्दुद देखा मैंने सोच भी नहीं सकता। इसका जवाब, इस तशद्दुद का जवाब तो मैं लेती हूँ ना हुकूमत से, रान तनवीर साहब से और पीपल्स पार्टी से भी, लेकिन आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि जो इमरान खान का एतराफ है कि हमारे लोगों के पास वेपन था, ये वेपन होने चाहिए थे क्या? नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि जलसे में थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है बहुत सारे जो बैकग्राउंड में बैठे हैं, जैसे हर इलाके में हर लोग बैठे हैं, उनके पास वेपन्स होते हैं, घरों में पड़े होते हैं, तो उनका ये मतलब तो नहीं था उठा के इस्लामाबाद लेके आ गए हैं। नहीं, घरों की बात नहीं की खान साहब ने, घरों की बात नहीं की खान साहब ने कहा, लेकिन लॉन्ग मार्च में मैंने देखा कि मैंने कि हमारे लोगों के पास पिस्टल था। ये एग्जैक्ट राणा साहब आप हंस रहे, किसी ने आपने देखा असला किसी के पास था? आप इल्जाम बेशक लगाते रहे, लेकिन मैं आपसे गारंटी को किसी के पास कोई असला नहीं थे, सारे पुरअमन लोग थे। अच्छा, राना तनवीर हुसैन साहब ये गारंटी ले रहे हैं, अमजद अली खान न्याई साहब और इमरान खान के शहर से ही हैं। राना साहब आप हंस रहे हैं इस बात पे, बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं गारंटी, वो कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब ने घरों में असलहा होने की बात की थी, जुलूस में किसी के पास असलहा नहीं था। राना साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शुक्र है कि अमजद खान ने आज ये मान लिया कि इमरान खान ने झूठ बोला है। ये इनका मतलब है कि इमरान खान ने जो कुछ कहा है वो झूठ बोला है। इनको अगर ये घरों की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे लोगों के पास पिस्तौल थे, पिस्टल थे। ये उनका जरा सुना दें इनको, अगर नहीं तो इनको सुना दें, समझ आ जाएगी अमजद खान को। दूसरी बात चले, वो हम तो कहती हैं वो झूठा आदमी है, लेकिन बात यह है कि जो असल बात यह है कि आप कह रहे हैं कि ये क्यों रोका या क्यों किया, जो अमजद खान बात कर रहा है। इन्होंने जितनी कंपेन चलाई, मोबिलाइजेशन की, जलसे किए, उसमें इश्तिहाल अंगेजी, शर अंगेजी, फसाद और हत्ता के सिविल नाफरमानी या सिविल वार की बात करते रहे इनके लीडर इमरान खान। उसको मद्देनजर रखते हुए स्टेट का फर्ज है हुकूमत का कि वो ऐसे मैयज ले जैसे अमन हो, कोई खून खराबा ना हो और आम शहरी की जिंदगी महफूज रहे। ये सारे मामला थे जिसको देख के एक हिकमत अमली बनाई गई। लेकिन जो आप बात करते हैं कि जी
हमने ये कर दिया। इन्होंने वहाँ पे जिस तरह ये चले, जिस तरह इन्होंने वहाँ से बख्तरबंद गाड़ियाँ ली, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, पुलिस लिए, सफ़ेद कपड़ों में इन्होंने KPK की जो पुलिस थी या दूसरे अदारे थे उनके लोग इन्होंने यहाँ एक दिन पहले ही लाके बिठा दिए थे। ये कहना, देखें हम भी आते रहे हैं, कोई एक बताया, मौलाना फजल रहमान साहब का लॉन्ग मार्च हुआ, उन्होंने वहाँ ही टाइम गुजारा जितने दिन भी रहे। वो जो पार्क है जो F10 में है, जो ये एक फिक्स जगह है, हम आए तो हमने भी वहीं पे जलसा किया जो आखिरी जहाँ पे आगे टर्म में कल्मिनेट करते हैं कि ये हमारा ख़त्म होना है जलसा आखिरी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा ये धड़ालसिया आ गए D चौक में, और यहाँ इन्होंने आगे लगाई, आग लगाई, सब कुछ किया, ATM तोड़ी, तबाह कर दिया सारा कुछ। इनकी बात ना करें, ये शरपसंद लोग हैं, ये नहीं सुधरेंगे। आप बात कर रहे हैं जी हमारी तैयारी नहीं थी, आप मुझे बताएं तैयारी इन्होंने क्या करनी थी। राणा साहब एक सवाल की इजाजत दे दें। आप तो D चौक की बात कर रहे हैं ना कि D चौक में आके आपके मुताबिक PTI के लोगों ने आके यहाँ पर मारधाड़ की, यहाँ पे जला दिए, तोड़ दिए चीजें वगैरह वगैरह, लेकिन आप लोग तो पूरे मुल्क में PTI के मुजाहिरीन के खिलाफ जो कर रहे थे, कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, जिस तरह से आप लोगों ने टीयर गैस की शेलिंग की, एक्सपायर्ड टीयर गैस की, और लोगों के चेहरों पर मारे गए टीयर गैस के शेल, जो लाठीचार्ज हुआ, हमाद अजहर जख्मी हो गए, बाकी लोग जख्मी हो गए, ये सब कुछ जस्टिफाइड था गवर्नमेंट की तरफ से? राणा साहब कोई नहीं, ये उधर से जबरदस्ती कर रहे थे सारा कुछ हमाद अजहर के साथ, सारे बंदे ही 50-60 थे और किसी की उसको आंख के करीब को नहीं लगी है। कौन सा जख्मी हुआ है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी देखी है, हट्टा कट्टा फ्रेश, बिल्कुल किसी जख्म तक वहां कोई निशान नहीं है, एक सुई बराबर भी नहीं। अपनी आंख के ऊपर उन्होंने वो सनी प्लास्ट लगाए हुए थे, आंख के ऊपर उनको लगा था। वो लोग हैं वगरीदा, मेरी बात सुन लें। चौधरी परवेज अलाई साहब ने वहां पे जिस तरह बाजू में अपने वो पट्टी डाली, स्ट्रिंग डाली, वो भी आपके सामने है, जिस तरह आयोडीन उस पर डाली और दूसरे हाथ पे डाल दी थी, वो लेफ्ट राइट वो होता रहा। जिस तरह ये शहबाज गिल, क्या नाम है उसका, उसने अदालत में चला गया वो कॉलर पहन के और पट्टियां लगा के सारा। यार ये लोग क्या आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं जो ये कर रहे हैं, अच्छा छोड़े उसको, जो चीफ मिनिस्टर ने वहां तकरीर की है कल, वो सुनी है आपने? रीदा, अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप महबे वतन हैं, कोई भी बेशूर इंसान ये बात सोचता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस वो ये बात कर सकता है कि मैं जाऊंगा, मैं पुलिस को लेके दावा बोलूंगा, मैं मुसल्ला होके जाऊंगा, मैं तैयारी के साथ जाऊंगा, मैं चढ़ाई कर दूंगा। ये कल उसने तकरीर की है, सुने जरा उसकी तकरीर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये फेडरेशन पे चढ़ाई कर रहे हैं, इन्होंने सारे वसाइल इस्तेमाल किए खुदा के लिए, कौम इनके साथ नहीं है। बताएं मुझे कौन से लोग आए हैं? तो मुझे पता है कि मेरे इनके साथ नहीं है तो इलेक्शन करवा देना, फिर आप लोग इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? क्या मतलब है? हम जब कहते थे कि आप दानली से मुसल्लत किए गए हैं, दानली ज़्यादा आए हैं, 4.25 साल चीखते रहे, जब इनको निकाला एक ऐनी तरीके से, जलील हो गए ये निकले वहां से, एड़ियां रगड़ 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 वहां गैर इन्होंने रूलिंग दे दी और फिर इन्होंने कहा कि मैं पहले ही वो लिखी हुई थी डिसॉल्व कर दी। अब इनको इलेक्शन याद आ गया। अब ठहरे ना जरा, जहां हम 4.25 साल हमने, हमारा ये था कि एक फेयर एंड फ्री, मैं कहता हूँ वो अल्लाह ताला की शान है कि कल मैं इमरान खान को सो रहा था, हमें तो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहिए, साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। जो हमारा बयानिया था कि एक साफ शफाफ इलेक्शन हो, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इलेक्शन होंगे वक्त पे और एक साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। जो जिसको भी, हमारा तो ये था, जिसको मैंडेट मिलता, PTI जीती है अपने वोटों से, बैसाखियों से नहीं। बैसाखियां पीछे हटी हैं तो दलाल से इनका क्या पॉलिटिकल बेस ही कोई नहीं है। इन्होंने एक रास्ता तैयार किया पसंदों का, जो सिस्टम को, अदारों को, हर तरीके से कौम को, बच्चों को एक खराबी की तरफ लेके जा रहा है और कुछ नहीं है। मुझे बताएं, इनकी जुबान है, ये लीडर है। मुझे बताएं एक पार्टी जो आपने कहा है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ऑनेस्टली मुझे बताएं कि ये कहना एक इतनी बड़ी पार्टी जिसकी आपने अभी बात की है, उसके हेड का, कि हमारे पास पिस्टल थे, यार मैं कहता हूं उसके बाद कोई बात रह जाती है? इस पार्टी को तो बैन हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले ना, सुबह मोटो। मुझे बताएं जो मुसल्ला पार्टी हो
उसको कोई हक नहीं कि वो एग्जिस्ट करे। ये कानून की मैं बात कर रहा हूँ, कानून और आईन की बात कर रहा हूँ। तो ये किधर सुप्रीम कोर्ट ले ना नोटिस, अब सुप्रीम कोर्ट बस इसी तरह ही नोटिस इधर उधर ले लेते हैं। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और मुझे ज्वाइन कर लिया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार नबील गबोल साहब ने भी। लेकिन नबील गबोल साहब की तरफ जाने से पहले राणा साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं पीटीआई पे पाबंदी का, बैन का मुतालबा कर रहे हैं, तो अगर करना ही है, हुकूमत में अगर हिम्मत है, जुर्रत है, काम तो आपने करना ना। सुप्रीम कोर्ट ने बैन तो नहीं लगाना। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान ने गलत कहा है, पिस्टल वाली बात, असलहे की बात, या पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर मुसल्ला पार्टी बन गई है, तो आप लोग हिम्मत करें, आप लोग बैन लगा दें पीटीआई। नहीं, रेफरेंस ले गए, हमें जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, है ना, रेफरेंस ले जाए। नहीं, आखिर पाबंदी तो फिर गवर्नमेंट ने लगानी है ना, विफाकी हुकूमत है, पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं लगानी ना। नहीं, उसका है, उसका रेफरेंस जाना चाहिए वहाँ पे, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ। पाकिस्तान से अगर आपको भूल गए राना साहब, आप तो अंसारुल इस्लाम थी, वो तो बाकायदा परेड चबूतरे बनाए गए थे और बाकायदा असले की नुमाइश भी की गई थी और डंडों का फोर्स भी दिखाया गया था। वो भी अगर आपको याद होगा, और फिर असले के साथ यहाँ पे कोई असला नहीं था, इंसारुल तो वो भी है, और डंडे छोटे छोटे होते हैं। इंसारुल इंसार के पास अगर दिखा दे, मुझे वीडियो दिखा के, अगर उनके पास असला हो तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि वीडियो भी सबके सामने हैं, डंडों को कील लगाए जा रहे थे, वो सब आपको याद होगा। वही पार्लियामेंट में लाजमी आपने यहाँ पे लोगों उठाने की कोशिश की। अमजद खान ना बात किया करे, आपने सिंध उस पर चढ़ाई कर दी, आप यार ना किया करे, आपका तो सदमा नहीं जा रहा। नहीं देखो राणा साहब, एतराम वहाँ पे तो मंडियाँ लगी, सियासी मंडियाँ लगी, खरीदो फरोख्त, वहाँ पे कौन सा नमाजें पढ़ाई जा रही थी। एक मिनट दे दे, एक मिनट। गरीदा मुझे क्विकली बात करने दे। बहुत लोगों को गैर इन्हीं तौर पे यहाँ से निकाला गया वजारत उज़्मा से, लेकिन किसी ने कभी इस तरह की हरकतें या उफ नहीं की। ये पहला बंदा जिसको इन्हीं तौर पे निकाला है और मरे जा रहा है कि मुझे हाय, मुझे क्यों नहीं बचाया, मुझे इदारों ने नहीं बचाया, मुझे क्यों निकाला, मैं सदमे में हूँ। इसका बयान है कि मैं अभी तक सदमे में हूँ। भाई सदमा तुम्हें किस चीज का है? तुम्हारी विरासत थी ये कहीं में दिया हुआ तरीका है, दादी तुम्हें छोड़ गए, इत्तेहादियों ने तुम्हारे खिलाफ वोट दिया है, बात खत्म हुई। ठीक है राना साहब, आपकी इजाजत से। और इस मामले पे अमजद खान साहब आपके पास तफसील से आऊंगी, पीटीआई पे पाबंदी वाले मामले पे। लेकिन सरदार नबील गबोल साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, सर थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा आपका स्काइप का इशू हो रहा था, इस वजह से आप लेट इन हुए हैं और उस वक्त तक डिबेट इनिशिएट होती है, तो सॉरी आपके पास जरा ताखीर से आने पर। लेकिन राना तनवीर हुसैन साहब बड़ी संजीदा, बड़ी अहम बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इमरान खान ने जो एतराफ़ किया है कि लॉन्ग मार्च में हमारे लोगों के पास असलहा था, एक तो हुकूमत ने कमेटी बना दी है इमरान खान के इस बयान पर, लेकिन राना साहब कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस देना चाहिए या गवर्नमेंट को रेफरेंस देके सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दी जाए। नबील गबोल साहब, आप समझते हैं ऐसा? देखिए, हम नहीं कहते हैं पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि हम मुकाबला चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ वन साइडेड हो और हमारे मुखालिफ में कोई ऐसी जमात नहीं हो, इसलिए हम पाबंदी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इलेक्शन में हमारा मुकाबला हो और इनको पता चल जाए पीटीआई को कि ये कितने पानी में है। और डेमोक्रेसी है, सबको हक है। और इमरान खान देखें, इमरान खान सोचे समझे बगैर बयान दे देता है। उसने ये बयान इसलिए दिया कि ये बताने के लिए कि इसलिए मैंने धरना मौखर कर लिया, इसलिए मैं वापस चला गया, क्योंकि मेरे बंदों के पास असला थे और मुझे डर था कि कहीं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऊपर जो है हमला ना कर ले या फायरिंग नहीं हो। और मुझे खून रेजी दिख रही थी, लाशें दिख रही थी, और वो इसने एक बहाना बनाना था, उसको एक बहाना चाहिए था। क्योंकि जब वो एंटर हुए इस्लामाबाद तो मुश्किल से मेरे ख्याल में 2 से 2,500 लोग उसके साथ थे। तो वहाँ उसने जब अपनी नाकामी देखी, जिस तरह आपको याद होगा धरना जब उसने 126 दिन का दिया था, वहाँ से भी वापसी का खात्मा धरने का इसी वजह से हुआ कि उनके लोग जो है आस्ते आस्ते थक गए और निकल गए। और वहाँ पर फोर्स ज़्यादा डॉक्टर ताहिर अल कादरी का था, उनके लोग थे जिन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुसे, जो टेंट में बैठे थे, वो सारे लोग ताहिर अल कादरी के थे। इसके पीटीआई के लोग बहुत कम थे। तो पीटीआई के लोगों के पास देखें वो वर्कर्स या वो वोटर्स नहीं है जो इमरान खान के लिए आके आंसू गैस भी खाएं, लाठियां भी इसकी खाएं, और फिर आप
देखा कि वहाँ पर ब्लू एरिया के अंदर जिस तरह दरख्तें जलाई गई थी, ये हरकतें करना मैं समझता हूँ ये अब एक नई सियासी जमात, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि हुकूमत में आने के बाद इनको समझ नहीं आ रही है कि इनके साथ हाथ कैसे हो गया। इनको ये समझ नहीं आ रही है कि कालीन खींचा किसने इनके पाँव से। इनको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इमरान खान ने इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, लेकिन इमरान खान साथ साथ घबराया हुआ भी है। सूरत हाल ये है कि इमरान खान फौरी तौर पर इलेक्शन चाहता है। हम कहते हैं कि हम जो भी असेंबली के अंदर इस्लाहत चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी और मजीद करने जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने असेंबली तोड़ दी और जल्दी इलेक्शन कराया तो ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट का काम नहीं है या उसकी बस की बात नहीं है कि वो बड़े बड़े फैसले लें। हमें बड़े बड़े फैसले लेने हैं। आपने देखा कि सऊदी अरब का दौरा जो है, पहले तो उम्रा का था, अभी सरकारी दौरा जो है वजीर आज़म साहब कर रहे हैं। इसके साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में जो दौरे कर रहे हैं, उसका सिर्फ मकसद ये कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकालना। पहले हम इसको और फिर इलेक्शन। ठीक है। हालांकि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक हल्का ये भी सोचने पे मजबूर हो गया है कि पीपल्स पार्टी तो बड़े मजे की वजारतें लेके कि जहां पे फॉरेन टूर्स हैं वो पाकिस्तान के मसाइल के साथ उतना इन टच नहीं है और जितना भी बर्डन है वो मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ गया है। नबील कबूल साहब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद सवाल करेंगे। क्या पीटीआई पे पाबंदी होनी चाहिए? राना तनवीर साहब ने जो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, इस पर अमजद खान न्याई साहब क्या कहते हैं? पीटीआई का लॉन्ग मार्च 2 होगा या नहीं होगा? हुकूमत इसे किस तरह डील करेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों का मामला, ये सब अहम मामलात हैं और डेफिनेटली गवर्नेंस के, गवर्नमेंट के हवाले से मामलात। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मजीद सवाल बात नहीं करते। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं अमजद खान न्याजी साहब, सरदार नबील गबूल साहब और राना तनवीर हुसैन साहब। अमजद खान साहब, राना तनवीर हुसैन साहब ने बड़ी एक संजीदा और बहुत बड़ी एक बात कह दी है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना चाहिए या हुकूमत को रेफरेंस भेजना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट पे पाबंदी लगाई जाए, इसकी अप्रूवल या जो भी वो चाहते हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? वरीदा, पहली बात तो ये है कि अभी राना साहब मेरे लिए मोहतरम हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक चेयरमैन साहब के बारे में जो कहा है, झूठ वो होता है जो असेंबली के अंदर जो बोला गया कि जी ये वो जराए हैं जिनके जरिए हमारी मनी ट्रेल जो है पूरी होती है। झूठ वो है जो 50 रुपए के स्टैंप पेपर दिया गया और दवाई के बहाने आज तक वापस नहीं आया। वो झूठ वो होता है कि हमारी तो इंग्लैंड क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। झूठ तो ये है और जो आज तक इसको जस्टिफाई नहीं कर सके। और दूसरा आपका ये कहना कि वो लोग भी हमें मालूम है जिन्होंने पूरे जत्थे ला के इस्लामाबाद में बिठाया, हमने फिर भी तामुल का मुजाहरा किया, बल्कि उनको ना सिर्फ फैसिलिटेट किया बल्कि उनको जो कुछ वो कहते रहे, 1.5 माह बैठते रहे और जो कुछ वहां पे हरकतें करते रहे वो भी हमारे इल्म में है। आप एक स्टेटमेंट को लेके बैठ गए हैं जी के फलां, आपको वो नहीं पता कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा के ऊपर जो कुछ हुआ, उमर अयूब साहब के साथ जो कुछ हुआ, हमाद अजहर साहब के साथ जो कुछ हुआ, MNS को जो है सिंध के अंदर जेलों में डाके उन पे टेररिज्म के जो है वो केसेस डाल दिए, आपको वो नजर नहीं आते। अगर आप समझते कि ये रियासती मशीनरी के साथ जो रियासती दहशतगर्दी की गई है, तो अगर आपको वो नजर नहीं आती तो फिर आप साथ बिस्मिल्लाह आप जो कुछ करना चाहते वेलकम करें। और इसलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं कि हमें बताया जाए कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, कि क्या हमें पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत है या नहीं है, हम क्या करें। फिर अगर आप ये पुरअमन एहतजाज के ऊपर भी इतना शदीद जो है रिएक्शन दिया जा रहा है और तशद्दुद दिया जा रहा है, तो फिर हम कहाँ जाए, हमें अपना बताएं, वे आउट बताएं। लेकिन अमजद खान साहब, फिर राना साहब और नबील कबूल साहब राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि एक तो इमरान खान का बयान, सिर्फ ये एक बयान नहीं, सीएम केपी का जो कल बयान आया वो किस तरह से, क्या वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं है? क्या वो विफाक और सूबे को लड़ाने की वाली बात? गरीदा, अगर मेरे ख्याल है दोनों मोहतरम को याद होगा, जाग पंजाबी जाग और कई इस किस्म के जो है कई जो है स्टेटमेंट दी गई थी, वो भी तो आपको याद होना चाहिए। ठीक। और मुझे वो भी मतलब जो सिंध से जो काफिले निकले थे और वो जो स्टेटमेंट दी गई थी कि सिंध के बारे में और पंजाब के बारे में, फेडरेशन के बारे में और जो कुछ इदारों के बारे में कहा गया, वो आप भूल गए। अगर आपको याद है, आपके पास क्लिप्स भी होंगे, तो मेरे ख्याल में
चाय की प्याली में तूफान मचा के जो है एक ऐसा स्टेटमेंट जैसी मीडिया के अंदर जो है वो एक नैरेटिव बनाना कि जी खुदा न खास्ता हमने कोई फेडरेशन से अलग होने की बात कर दी है, जो उन्होंने कोई ऐसा खुदा न खास्ता गुनाह कर दिया जिसको आपने बात का पितंगर बना लिया जी। ठीक है नबील कबूल साहब, सर ये सवाल मैं लेके आपकी तरफ आऊंगी। पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है, जिसके हल्का सा इशारा अमजद खान साहब ने भी किया कि आप लोग भी तो सिंध कार्ड खेलते हैं ना, तो इसमें भी ज़ाहिर आप विफाक को तड़ियां लगाते हैं या विफाक को जो भी आप जिस तरह से भी आप उसको पुटअप करें, बट सिंध कार्ड तो पीपल्स पार्टी के पास है और उसको आप लोग प्ले अप भी करते हैं पोलिटिकली। दूसरा मसला तो पंजाब में चलें, तस्लीम कर लिया जाए कि ठीक है लॉन्ग मार्च पंजाब में ज्यादा था या इस्लामाबाद में हो गया था, कराची में तो बिल्कुल पुरअमन लोग थे, वहां पे आप लोगों ने इतना तशद्दुद कर दिया था पीटीआई के लोगों पे, खवातीन पे, बच्चों पे, इतनी टीयर गैस की शेलिंग। अब लॉन्ग मार्च 2 अगर होता है कराची में, पूरे सिंध में पीटीआई के लोग निकलते हैं, आप फिर वही करेंगे नबील कबूल साहब? देखिए जो कराची में हुआ तो सिर्फ एक इलाके में हुआ था, कायद आजम मज़ार के पास, और वहाँ पर ये कॉल दी गई थी जो हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि वहाँ पर 1000-1500 लोगों को जमा करने के लिए कहा गया था, और वहाँ से फिर ये निकलते और फिर ये एयरपोर्ट का रास्ता शार फैसल एयरपोर्ट बंद करते और फिर सीएम हाउस की तरफ भी जाते। तो उसको रोकने के लिए वहाँ जो भी कार्रवाई की गई थी उसको रोकने के लिए देखिए हमें पहले से हमने ये तय किया था कि इनको कानून हाथ में लेने नहीं देंगे और ये जो करना चाह रहे हैं करने नहीं देंगे आप। ठीक। अब जब इनको ये पता चल गया कि सख्ती से निपटा जाएगा, तो अभी भी आप देखें कि ये जो प्रोग्राम अगर बना रहा हो तो ये दूसरा कोई रैली निकालने की इनको अब जरूरत नहीं होगी। इनको पता चल गया है कि कानून जो है अब वो एक्शन में आएगी। हाँ। तो दूसरा तो इस तरह तो हमें देखें, हमें अवाम की सेफ्टी भी देखनी है। हमें देखना उस दिन इनके पास बाकायदा पेट्रोल से जो कि इन्होंने अपने पास रखे हुए थे जो बॉटल्स के अंदर थे, और ये राइटिंग का इनका इन्होंने पुलिस की एक पूरी बख्तरबंद गाड़ी और पुलिस प्रिजनर वैन को जला दी। मुझे बताया कि अगर इनको नहीं रोका जाता या इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता तो ये शायद आगे और मत नुकसान होता। लेकिन अभी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से अगर मिल जाती है एहतजाज की जमानत और पुरअमन एहतजाज की, फिर तो आप वो लॉन्ग मार्च 1 वाला एपिसोड रिपीट नहीं करेंगे ना नबील कबूल साहब, सिंध में कम अज कम? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट इनको इजाजत देती है इस्लामाबाद जाने के लिए तो ये निकल के जाएं यहाँ से सिंध से, और वहाँ पर जाकर अगर सुप्रीम कोर्ट उनको एक जगह एक वेन्यू जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान को दिया गया था वहाँ पर जाएंगे, तमीज के दायरे में रहेंगे और इज्जत के दायरे में रहेंगे तो इनकी भी इज्जत खराब नहीं होगी। ठीक है सर, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। मेरे साथ अमजद खान न्याई साहब, रानथन मीर हुसैन साहब और सरदार नबील कबूल साहब मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रानथन मीर साहब, आपके पास आऊंगी। आपने जो सीएम केपी के बयान पर एतराज किया था उसका जवाब दिया अमजद खान साहब ने कि फिर आप लोग भी तो जाग पंजाबी जाग का नारा लगाते थे ना किसी जमाने में। देखिए, एक मसला चढ़ाई या एक हमला मसला हमले की बात करनी, जो आपने बात किया है कि इंसाइट करना कि आप और पुलिस फोर्स सरकारी फोर्स को लेके कहना कि मैं चढ़ाई कर दूंगा। आप बख्तरबंद गाड़ियां लेके आप एक वो बात के जी कोई हुकूक की बात करता है किसी सूबे की, वो केपी के हो, वो बलोचिस्तान हो, वो सिंध हो, वो पंजाब हो, तो उसमें मुझे नहीं समझ आती कि आप क्या कि सिंध का नारा है, फलां का नारा है। किसी ने खुदा न खास्ता ये कहा कि फेडरेशन पे हम चढ़ाई कर देंगे। मैं तो नबील कबूल साहब ने बात नहीं की जब मोहतरम बेनज़ीर साहबा शहीद हुई हैं, तो उस वक्त जो सिंध में फीलिंग थी तो इनको तो लीडर ने एक शहादत हो गई और कहा कि पाकिस्तान खपे। मुझे ये बताएं, ये लोग हैं वो, ये किस किस्म के लोग हैं आप मुझे फिर। और अमजद खान जैसा बंदा भी ऑनेस्टली मैं हैरान हूँ कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो बाकायदा इन्होंने एक प्रोग्राम के तहत जो महीने 1.5 महीने पे था कि उकसाया लोगों को कि आपने एक सिविल वार की तरफ लेके जाना है मुल्क को। खुलम खुला जलसों में कहते रहे, इंतशार और फसाद की करते रहे। हमारी ड्यूटी नहीं है, हम हर सूरत रेट जो है वो बहाल करेंगे। अगर दोबारा इन्होंने इस तरह की शरारत की और डी चौक में आने की कोशिश की तो मैं आपको बताऊं कि इससे ज्यादा बंदोबस्त किया हुआ है। ये भूल जाए कि ये जो बात है, क्यों ना एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, एक बंदा इन्होंने शहीद कर दिया उधर
पंजाब लाहौर में कांस्टेबल कमाल अहमद, आपको याद नहीं है? कैसी बातें करते हैं, मैं तो हैरान हूं, मेरा तो ऑनेस्टली तबीयत खराब हो जाती है। और आप सारे बैठे हुए हैं कि नहीं जी उन्होंने तो कह दिया असला है, वो कोई बात ही नहीं कि एक लेफ्ट से कि मियां नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब कहते हैं कि जी हमारे पास तो असले हैं सारे, हम आ रहे हैं इस्लामाबाद। मुझे नहीं समझ आ रही। अपना एक निहत्ते शहरी को पुल से उठा के नीचे फेंक दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो क्या किसी का बेटा, किसी का बच्चा, किसी का बाप, किसी का सवाल नहीं था जिसके साथ जुल्म हुआ? ना करें आप, पता नहीं वो गरीब बातें कर रहे हैं कि जी वो जाग पंजाबी जाग फलां, वो सीएम। यार सीएम मैं पता नहीं फिर गवर्नमेंट के पास है जी बड़ा सब्र टॉलरेंस। मैं तो समझता हूं कि ये पाकिस्तान में जो बीज बोया जा रहा है, अगर इसको इसी वक्त काबू ना किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहते हैं हम हैं तो पाकिस्तान है, हम नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। ये किस तरह की बातें करते हैं? कभी किसी तरफ चले जाते हैं, कभी वो जिन्होंने कश्मीर बेच दिया, जिनके बच्चे यहूदियों के घर पल रहे हैं, इनकी रिश्तेदारियां यहूदियों के साथ, वो कहते हैं कि जी इसराइल आज एक नया स्टैंड खड़ा कर दिया है। कभी कहते हैं कि अमेरिका के ये, यार अमेरिका क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे समझ गया, आपने सी पैक को खराब कर दिया, आपने सी पैक के एग्रीमेंट अमेरिका को दिखा दिए। आपको नहीं पता, आपने स्टेट बैंक को उनके गिरवी रख दिया। आपने तो वो काम किया पाकिस्तान में जिसको तारीख आपको माफ नहीं कर सकती कभी भी, कि ये किस किस्म का दौर था। ठीक है दौर था जो हर लिहाज से ज्यादा। राना साहब मुझे अमजद खान साहब इसका जवाब देंगे। अमजद खान साहब गरीदा मेरी बात सुने, सीपैक अथॉरिटी किसने खत्म की? इसराइल का दौरा अभी किसके दौर में हुआ है? इन्हीं के दौर में है। हम तो इसके ऊपर स्टेटमेंट दे गए थे कि जो अपना कायद-ए-आज़म जो हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कि इसराइल और कश्मीर के बारे में वो अपना पूरा स्टांस देखे, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने फॉलो नहीं किया। आज इजरायली सदर जो है तस्दीक कर रहा है कि ये वफद आया है और किसकी बिहाफ पे आया है, ये भी हैरान कुन बात है। और हमें तो ये भी पता है कि अमजद खान साहब वो डेलीगेशन पाकिस्तानी पासपोर्ट पे नहीं गया, वो अमेरिकन सिटीजन हैं, पाकिस्तानी एंड अमेरिकन सिटीजन हैं। जो भी है ना, उनको जिसने स्पॉन्सर किया वो भी मुझे पता है। मुझे तो इससे ज्यादा पता है कि अमजद साहब किसने स्पॉन्सर किया, के थ्रू फंडिंग की गई है, किसके जरिए? मैं तो गरीब था इसके बारे में बहुत आगे। एक एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसके जरिए फंडिंग की गई है। और ये $20 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो गल्फ और रीजन के अंदर जो है मीडिया को पॉलिटिशियन कही है, उनको रिलीजियस अपना जो लीडर्स बने हुए हैं उनको खरीदने के लिए बड़े लंबी चौड़ी है। तो पाकिस्तान में एक सफारत खाना है जिसने इसराइल के विजिट को फंडिंग की है। अमजद खान साहब यस मुझे पता है उसका। कौन से मुल्क का सफारत खाना? डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी हैं। आपने वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देखे? बता नहीं सकता, मैंने खुद देखे हैं। आपको राना साहब वो मैंने खुद देखे हैं। राना साहब अमजद खान साहब कह रहे हैं कि मैंने वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, तो कौन से मुल्क का सफारत खाना? मैं कहता हूँ इनको करवाएं, इनकी हालत क्या हो गया, इनको कुर्सी नहीं रही, ये पागल हो गए हैं। अल्लाह की कसम मैं तो हैरान हूँ, क्या हो गया है? अमजद खान साहब कौन से मुल्क का है, कौन से मुल्क की एम्बेसी है? अमजद खान साहब बहुत ही अहम मुल्क की एम्बेसी है जिसके जरिए फंडिंग की जा रही है। तो नाम ले देना, नाम ले दें उस मुल्क का। अभी वक्त आने पे नाम भी ले देंगे। तो हुकूमत का उसमें क्या किरदार है फिर? ये एक तरफ का हुकूमत का तो सारे यही तो किरदार है इनका कि वो जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट हटती है उस वफद को जो है वो स्पॉन्सर किया जाता है। ये 2018 से प्रोजेक्ट चल रहा था और उसलिए रुका हुआ था। जैसे ही इमरान खान हटेगा फौरन जनाब इन्होंने वफद भेजा। तो याद की बात नहीं, हुकूमत का इसमें क्या किरदार? हुकूमत का आमिर खान साहब, हुकूमत का इसमें क्या किरदार है? आप कह रहे हैं आपने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, हुकूमत का इसमें क्या किरदार है? मैंने देखे खुद। किसका? हुकूमत का क्या किरदार है इस वक्त के भेजे जाने में? ऐसा बॉर्डर देखे, हुकूमत को हटाया भी इसीलिए गया है ना। हमारी हुकूमत तो इन चीजों को नहीं मान रही थी और इनको लाया इसीलिए गया। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट आई है, उसमें इसका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा ये भी उसमें एक रीजन शामिल हो गई है कि जी इसराइल वफ्द भेजा जाना था, इसराइल को तस्लीम किया जाना था, इसलिए ये वाली गवर्नमेंट लाई गई है। अमजद साहब आप खुद भी हंस रहे हैं इस बात पे।
अमित साहब, आप खुद भी हंस रहे हैं इस बात पे। राणा साहब तो हंस ही रहे हैं। हंस नहीं रहा, मैं आपको वो चीजें बता सकता हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। अच्छा, तो ये अगर ये सारी साजिश थी अमजद खान साहब, तो फिर वो ऑडियो लीक, उसके बारे में क्या कहेंगे? के साथ इनकी खसूसी तलकात है अमजद खान के, वो कुछ जानते हैं जो कोई नहीं जानता। ये वो चीजें जानते हैं क्योंकि इनकी खसूसी तलकात है अमेरिका के साथ। अच्छा, तो वो उस ऑडियो लीक का बताए ना अमजद खान साहब, फिर जो मलिक रियाज की और जरदारी साहब की है, ना जरदारी साहब ने डिनाई किया ना मलिक रियाज। खान साहब ने बिल्कुल उसको डिनाई किया है, अभी तक नहीं किया डिनाई खान साहब ने। 26 साल इनके खिलाफ बिल्कुल। आज आपने देखे ना खान साहब ने क्या स्टेटमेंट दी। आपकी एटीएम है, उसको डिजिटल मीडिया के लोगों से बात करते हुए उन्होंने कैटेगोरिकली उसको। यार मैं कह रहा हूँ इमरान खान की एटीएम है मलिक रियाज, मैं कह रहा हूँ, आपको शायद नहीं पता, मैं बता रहा हूँ आपको। उसे डिनाई कराया ये बात। मैं देखो, उसने बिलावल हाउस किसको बना के दिया है लाहौर में, और डीएचए में किसने क्या इन्वेस्टमेंट किया, ये तो आप बेहतर समझते हैं राणा साहब। पैसे दे रहा था किसने? उसको आपके पार्टनर ही है ना, जिनको खुद आप मिस्टर 10% का नाम देते रहे। राणा साहब, मुकर ना जाना, आप ही के लीडर ने इनको मिस्टर 10% आप खुद कहते रहे। आज पता नहीं अमरूद से नमरूद हो गए, तो मुझे नहीं पता। और खुद आपने इन्हीं के बारे में, आपके जो बाबू जी ने फरमाया था कि ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते हैं। छोड़े, आपके साथ अपनी खबर करें। अपने लीडर अपनी पार्टी की ये क्या कर रही हैं पाकिस्तान में। आप नबील कबूल साहब, मैं आपका इस पे कमेंट जरूर लेना चाहूंगी, डिस्कशन जो चल रही है। प्लस स्पीकर चूंकि आपकी पार्टी का है, कौमी असेंबली में स्पीकर, इस्तीफे उन्होंने मंजूर करने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अभी तक इस्तीफों की मंजूरी का अमल स्टार्ट नहीं हुआ। आप लोगों ने करना है ये अमल स्टार्ट, या ये सिर्फ एक स्केयर ऑफ करना था, या आपने टेस्ट करने थे वोटर्स? अमजद खान से सॉरी, अमजद खान ने पूछे ये आ जाए तस्दीक करने। अगर ये तस्दीक करने आ गए ना क्या हमने रिजाइन किए हैं, तो मैं मान जाऊंगा। अच्छा, ये नहीं आएंगे गबूल साहब, आपकी इजाजत से गबूल साहब लेते रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अमित साहब से ये सवाल करते हैं, लेकिन गबूल साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें। जी, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ इस मामले में कि अगर ये सीरियस है रेजिग्नेशन के मामले में, जो कि ये नहीं है, जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेना चाहते हैं, अगर ये सीरियस है तो स्पीकर साहब ने इनको बुलाया है। स्पीकर साहब ने कहा है कि रोजाना की बुनियाद पर 30 एमएनएज आए और तस्दीक करें। इसका कानूनी तरीका यही है कि एमएनए स्पीकर के सामने पेश होता है और अपने हैंड राइटिंग में लिख कर देता है कि मैं रिजाइन करूंगा। फिर स्पीकर जो है इलेक्शन कमीशन को भेजता है। उधर जाने के लिए तैयार नहीं। आज इमरान खान ने मना कर दिया कि कोई मत जाए वहां पर, क्योंकि इनको जो है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस चाहिए, और एक तरफ बाई इलेक्शन में भी दोबारा खड़ा होना चाहते हैं। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसको हो क्या। तो नबील कबूल साहब, आप समझते हैं कि फिर पीटीआई के इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे? फिर आपके स्पीकर क्या करेंगे? आपकी पार्टी के स्पीकर हैं, आपकी पार्टी से स्पीकर हैं। नहीं, जब क्या हम जबरदस्ती तो उनसे इस्तीफा नहीं लेंगे ना। अगर वो एक तरीके कार है उसमें वो नहीं आते तो ये खुद फिर एक्सपोज हो जाएंगे। खुद फिर ये जो बातें कर रहे हैं कि हमने इस्तीफा दिया है, आप अभी भी अमजद से पूछो। अमजद को जो है वो मंथली उसको सैलरी भी मिल रही है और अमजद को गबोल साहब, तो ये सब चीजें आप जो समझते हैं, जब से हमने इस्तीफा दिया उस डे 1 से लेकर आज तक कोई प्रिविलेज हमारे पास नहीं है, ना में कोई लॉन्च मिला है, ना में हमें कोई तनख्वाहें वगैरह मिली है। मैं बताता हूँ, सरकारी घर आपके पास है, मेरी बात सरकारी घर इनके पास है, लॉजेस में ये रह रहे हैं, गाड़ियां इनके पास हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे पास नहीं है जी, हम ना इस्तेमाल करें, हम तो अपनी चीजें इस्तेमाल करें। राणा साहब, आप जो कहते रहे उसका आप क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन जो बाकी आपके लोग हैं, आप हाउस में भी वो आज तक तस्दीक नहीं कर सके कि जी वो जराए आप नहीं बता सके। अजीब बातें करते हैं। अमजद खान साहब, आप नहीं रह रहे होंगे, लेकिन बाकी जो आपके लोग हैं, फवाद चौधरी हैं, 2-3 लोग औरों के नाम भी आए थे, आजम सवाती हैं, कि वो भी खरीदा कोई वहाँ पे जो भी रह रहे हैं ना, वो कोई मतलब मुफ्त में नहीं, वो भी तो किराया दे रहे होंगे ना। अगर वो उनके पास भी ये प्रिविलेज होता है कि वो कुछ अरसे के लिए जो है वो अपना पैसे देते हैं, पहले भी को रेंट दे रहे होंगे, इसमें कौन सा इतना तूफान मचाने वाली बात है। अच्छा ठीक है, जो एक्स एमएनए होता है उसका भी इस्तेकात होता है कि वो कुछ अरसा रह सकता है
वो पैसे देते हैं, अपने रेंट जमा करा देते हैं। अच्छा ठीक और पहले भी वो रेंट पे रहते हैं। अच्छा, कोई ठीक ऐसा है। बात नहीं, उसमें ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है जिसको कहें कि जी आपने सरकारी घर में रहे तो मुफ्त में रहते हैं। मुफ्त अच्छा। पहले भी कोई नहीं होता, बाद में क्यों मुफ्त नहीं होता। कई दफा इलेक्शन जब आते हैं तो वो 6 माह 7 माह के लिए ऑलरेडी वो उसमें रेंट जमा करा देते हैं जब तक उन्हें नया घर नहीं मिलता। अच्छा, कोई चलें। ऐसा बड़ा इशू नहीं है। चले, ये आपने क्लैरिफाई कर और दिया। उसमें कोई आप तो पार्लियामेंट लॉजिक में नहीं रह रहे ना, आपने तो खाली कर गैस दिया। फ्री नहीं होती, को पानी सबके पैसे देते हैं मुफ्त में। राणा साहब मिनिस्टर है, इनको तो मुफ्त में मिला होता है, लेकिन जो MNA मिलता है होता है उसके लार्जेस्ट के, उससे जब वो MNA होता है तब भी उसकी तनख्वाह से कटते हैं पैसे, और उसके जो अगर वो नहीं होता तब भी वो जमा करा सकते हैं, उसको प्रिविलेज हासिल होता है कुछ अर्से के लिए। अच्छा। वो रह सकता है, लेकिन अच्छा। वो ये आप चलें, जमा करा अमजद साहब, पहले भी करा अमजद- देते हैं, बाद में भी करा सकते हैं। कोई चलें, ऐसा अमजद बड़ा साहब, इशू आपने नहीं। कई clarify कर MNA दिया। इनके जो है हार गए थे, वो साल 1.5 साल रहते रहे और उनको फैसिलिटेट करते रहे। बिल्कुल अच्छा, राणा साहब अमजद मुझे साहब, बताते अमजद नहीं साहब किया तो आपने बताएं। क्लैरिफाई कर दिया, अच्छी बात है। ये कौन सा बड़ा आप तो है? पार्लियामेंट लॉजिक में नहीं रह रहे ना, आपने तो खाली कर दिया है, राइट? या आप रह रहे हैं वहाँ पे अभी? मेरी बात सुने ना गरीदा, इनसे पूछे कि इनके कई MNA जो हार गए थे वो कितना अरसे रहे हैं। अच्छा, कई साल में रहे, कई 6 माह में रहे। कोई इतना बड़ा इशू है कि जिसको आप कह दें कि जी चाय की प्याली में तूफान हटा दे के अच्छा, रहना नहीं, कोई लेकिन जरूरत नहीं अमजद है। साहब, आप अपना वहाँ जवाब तो उन्होंने दे जो दें। अपने पैसे जमा कराए हैं ना। अच्छा, अमजद साहब, आप रह रहे हैं पार्लियामेंट लॉजिक में या आपने खाली कर दिया, वेकेट कर दिया? सर मेरी बात सुने ना, मेरे तकरीबन बस अब फाइनल ही है सारी। हम जितने भी MNAs हैं ना ऑलमोस्ट छोड़ रहे हैं तकरीबन। अच्छा अच्छा, और आप इस्तीफे की तस्दीक के लिए आएंगे अमजद खान साहब, अपने इस्तीफे की तस्दीक के लिए? देखो, हमने एज ए पार्टी जो है वो हमने फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे अपना शामुद कुरैशी साहब ने वहाँ पे स्टेटमेंट भी दी थी और हमने अपने डिप्टी स्पीकर साहब को जमा करा दिए थे। और वो जमा कराने के बाद उन्होंने अपना प्रोसेस मुकम्मल कर दिया था। और उसके बाद हम समझते हैं कि इन्होंने जो अमल किया उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमने अपनी तरफ से पूरा मुकम्मल करा के, बल्कि इन्होंने हमारे कई MNAs के रोके थे जिसको हमने फिर दोबारा रिसेंड किया। ठीक है, ठीक। राणा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जवाब नहीं लिया गरीदा कि ये करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे शाह महमूद साहब ने हम सबकी तरफ से इस्तीफा दे दिया था। राणा साहब वो कह रहे हैं सब गरीदा, अगर हमने कोई गड़बड़ की तो ये आ जाए क्या? आप जो मर्जी प्रोसेस करें। अच्छा, यानी कि ना ये उसको कबूल कराने के लिए आप खुद चल के आए कि हमने दिए, क्यों नहीं करते, करें हमारे। ठीक है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अंतनवीर हुसैन साहब, सरदार नबील गबोर सर और अमजद अली खान नाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। I'll see you tomorrow in the program, inshallah. Allah Hafiz.